ये कहानी शीनो की है जो एक बार मरकर दोबारा जिंदा हो चुका है, पर इसके लिए उसे कारासुमा नाम के एक डीमन को अपने शरीर में जगह देनी पड़ी। वही डीमन की वजह से शीनो हमेशा किन्हीं बच्चे के रूप में रह जाता है। एक दिन इम्पिरियल चर्च के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कैसे शीनो के अंदर कारासुमा नाम का डीमन मौजूद है जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसलिए वो उसे हासिल करने के लिए शीनो और उसके भाई पर हमला करवा देते हैं। इसी बीच उन लोगों ने शीनो की बहन को भी किडनैप कर लिया। आखिर शीनो अपनी बहन को वापस ला पाएगा? आखिर वो इम्पिरियल चर्च के लोग उसके डीमन से क्या चाहते हैं? कहानी की शुरुआत में हम एक विलेज को देखते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और वहीं हर तरफ आग लगी हुई होती है। इसी बीच हम शीनो के भाई बहन को देखते हैं जो इस हादसे का शिकार हो चुके थे। वहीं कहानी का मेन कैरेक्टर शीनो भी इस हादसे का शिकार हो चुका था। वो इस बात से निराश है कि वो अपने लाइफ में सब कुछ खो चुका है। यहाँ तक उसकी बहन हामाजी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। वही उसका भाई कोसुके भी बेहोश पड़ा हुआ था। इधर शीनो अपनी लाइफ के आखिरी पलों को याद कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आता है और वो शीनो को दोबारा जिंदा करने के लिए तैयार होता है। मगर यहाँ उसने बताया कि कैसे उसे अपनी जिंदगी के साथ कुछ खिलवाड़ करना होगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और हम शीनो को एक जंगल में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं। यहाँ उसके बुलाने पर एक क्रू आ जाता है जिसका नाम कारासुमा होता है। शीनो ने पाया कि उसके मुंह में कुछ अजीब सा क्रिएचर मौजूद था। वो इस क्रिएचर से छुटकारा पाने के बाद सीधे चर्च में आ जाता है। असल में उस हादसे के बाद शीनो अपने पूरे परिवार के साथ चर्च में रहने लगा था। यहाँ उसकी बहन हामाजी सभी के लिए कॉफी तैयार करती है। जहाँ इस दौरान शीनो की नजरें अपने भाई को ढूंढ रही थी जो यहाँ से गायब था। असल में कोसुके पास के विलेज के घर में कुछ सामान देने गया हुआ था। इधर हम केंटा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता मार रहे थे क्योंकि केंटा ने पढ़ाई की जगह पर अपनी सभी किताबों को जला दिया था। अब ये बात उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर जब कोसुके ने देखा कि केंटा काफी मुसीबत में है तब वो उसके पिता को रोक देता है। इसके बाद कोसुके जहाँ से वापस चर्च जा रहा था मगर तभी केंटा उसके साथ जाने की जिद करता है और वो उसके साथ निकल पड़ता है। इधर जब वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे तब हर कोई कोसुके को देखकर आपस में बातें करने लगता है। असल में गांव के सभी लोग उस हादसे से वाकिफ थे जहाँ कोसुके के गांव में एक खतरनाक डिजीज की वजह से पूरा गांव खत्म हो चुका था। यहाँ गांव के सभी लोगों को लगता था कि शायद कोसुके और उसके भाई बहन भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। खैर केंटा को विश्वास था कि कोसुके और उसके भाई बहन बिल्कुल अच्छे इंसान है। अब उसके बाद वो दोनों बातें करते हुए चर्च के लिए जाने लगते हैं। जहाँ इस बीच केंटा ने कोसुके को गलती से बता दिया कि कैसे उसने शीनो को जंगल में खेलते हुए देखा था। अब ये बात कोसुके को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो किसी भी हालात में अपने भाई को उस जंगल में जाते हुए नहीं देख सकता था। भाई उसने केंटा को भी सावधान रहने को कहा और इसी के साथ वो उसे अपना लोकेट तक दे देता है जो उसे जंगल में मौजूद डार्कनेस से दूर रखने का काम कर सकती थी। अब इस तरह वो दोनों चर्च में आ चुके थे जहाँ केंटा शीनो से अपनी गलती के लिए माफी मांग के जहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम कोसुके को देखते हैं जो शीनो को लेक्चर देने लगता है ताकि वो फिर से जंगल में जाने की गुस्ताखी ना करे। असल में जंगल में मौजूद डार्कनेस किसी के लिए अच्छी नहीं थी। खैर दूसरी ओर केंटा जंगल से होते हुए वापस जा रहा होता है मगर तभी उसकी नजर शीनो पर जाती है जो असल में कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। यहाँ तक उसने लड़कियों का ड्रेस पहना हुआ था और वो केंटा को उसकी करीब आने को कह रहा था। केंटा को जल्दी समझ आ गया कि वो कोई शीनो नहीं बल्कि कुछ और है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम चर्च में मौजूद सभी लोगों को देखते हैं जो अपने सामने एक नई परेशानी का सामना करने वाले थे। इधर शीनो और कोसुके को मालूम पड़ा कि कैसे इम्पीरियल हेडक्वार्टर की मेजर कारासुमा पर पड़ चुकी है, इसलिए वो उसे हथियाने के लिए कभी भी आ सकते थे। अब इम्पीरियल हेडक्वार्टर एक रो के पीछे क्यों पड़ा था इसका जवाब हमें जल्दी आगे कहानी में देखने को मिल जाएगा। इसी दौरान जब वो सब बातचीत कर रहे थे तभी उनकी खिड़की पर एक बड़े क्रीचर की दस्तक होती है जिसे देख वो सभी हैरान हो जाते हैं। मगर जब शीनो ने ध्यान से देखा तब उसे मालूम पड़ा कि वही क्रिएचर है जिसे उसने शुरू में फेंक दिया था मगर अब वो काफी बड़ा होकर यहाँ आ चुका है। वही दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने कहानी के शुरू में शीनो की जान बचाई थी। यहाँ उसे अपने साथी से मालूम पड़ता है कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर ने कारासुमा को ढूंढ लिया है और वो उसी विलेज के बचे हुए रेस्क्यूअर्स के पास था जो शीनो और उसके भाई थे। इधर रियो को अपने साथी से यह भी मालूम पड़ा कि कैसे इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया है ताकि वो कारासुमा को वापस ला सके। इसके बाद हम अगले दिन शीनो और उसके भाई बहन को देखते हैं जो आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी चर्च के बाहर कुछ डीमंस आ चुके थे जिसे खुद इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोगों ने भेजा था ताकि वो कारासुमा को हासिल कर सके। अब इस हमले को देख शीनो और बाकी लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ वो डीमन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे शीनो के पास
कारासुमा की पावर मौजूद थी। वही उसके बाई में एक वुल्फ डीमन मौजूद था, जिससे वो और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वही फाइट के शुरू होने से पहले शिनो ने अपने कारासुमा को समन कर दिया, जिसके बाद अब उसके हाथों से उसी क्रू को बाहर निकलते हुए दिखते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये क्रू एक खास तरह का डीमन था। अब शिनो अपनी क्रू की मदद से उन डीमन के बैरियर को तोड़ देता है, जिससे वो सभी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। वही अब काम तमाम करने के बाद वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं, और तब हम केंटा को देखते हैं जो उन सभी के पास आके हाल ही में एक व्यक्ति के खोने की बात शेयर करता है। असल में उसके हिसाब से जंगल में मौजूद एक मॉन्स्टर ने विलेज के लोगों को एक एक करके मारना चालू कर दिया था। इधर हामाजी सारी बात सुनने के बाद ये किस्सा फादर से शेयर करने के लिए चली जाती है। इसके बाद केंटा ने शिनो से पूछा कि क्या वो पल रात जंगल में मौजूद था, जहाँ शिनो का जवाब भले ही ना में था, मगर वो समझ चुका था कि केंटा ने जो देखा था वो कोई भूत नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही था। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए केंटा को दोबारा जंगल में आने से मना कर दिया जाता है, पर यह बात केंटा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस जंगल के जरिए यहाँ आया करता था ताकि वो कोसुकी के साथ मिलकर चर्च में काम कर सके। वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो बात आती ही अपने उस लॉकेट को भी फेंक देता है। भाई फादर ने शिनो को बताया कि कैसे उसे केंटा के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि हामाजी ने वो लॉकेट ढूंढ लिया था जिसे कुछ कोसुके ने उसे दिया था ताकि वो खतरे से दूर रह सके। इसी दौरान हम रियो के साथी को देखते हैं जो समझ चुका था कि कैसे रियो का शिनो और उसके भाई बहन के साथ कुछ कनेक्शन था, इसलिए साथी ने डिसाइड किया कि वो हामाजी को किडनैप करेगा ताकि वो शिनो और उसके भाई को खुद अपने पास बुला सके। इधर इसके बाद हम कोसुके को देखते हैं जिसे हामाजी से उस लॉकेट के बारे में मालूम पड़ता है, और इसी तरह कोसुके समझ जाता है कि कैसे केंटा बिना लॉकेट के जंगल में जाके खुद के पैर बड़ी कुल्हाड़ी मार चुका है। वो अगले ही पल उन दोनों को ढूंढने निकल जाता है, जहाँ दूसरी ओर हम शिनो को देखते हैं जो केंटा को ढूंढ चुका था, मगर वो ये देख के हैरान था कि वो एक बड़े से जाल में फंसा हुआ था और उसके सामने ठीक उसी की तरह दिखने वाली आत्मा मौजूद थी। अब यहाँ वो आत्मा एक बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है, जहाँ वो उन दोनों पर हमला कर देती है, मगर तभी हम कोसुके को देखते हैं जो एक वुल्फ में बदल चुका था, और वो यहाँ आते ही उस मॉन्स्टर पर वार करके उसे घायल कर देता है। इस तरह शिनो और केंटा की जान बच जाती है, और तब वो सभी साथ में चर्च की ओर आ जाते हैं। इधर वापस आने पर उन्हें एक बड़ी न्यूज के बारे में मालूम पड़ता है। असल में इंपीरियन हेडक्वार्टर के लोगों ने उसकी बहन को किडनैप कर दिया था, और अगर उन्हें उसे बचाना था तब उनके पास शहर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब वो दोनों भाई शहर जाने के लिए तैयार थे, मगर उनके जाने से पहले फादर ने बताया कि जिन लोगों से वो फाइट करने जा रहे हैं वो असल में इंपीरियल हेडक्वार्टर के लोग हैं, जिनके अंदर में 4 सीक्रेट बेस कोड मौजूद है। वो ऑन बोर्ड को अपने अंदर में इसलिए रखे हुए थे ताकि वो अपने कंट्रोल में करके खुद को पावरफुल बना सके। इसके बाद शिनो और उसका भाई अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हम हामाजी को देखते हैं जो रियो के साथी ओसाके के साथ में होती है। इधर हैरानी की बात ये थी कि ओसाके ने भले उसे किडनैप किया हुआ था, मगर वो हामाजी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा था, यहाँ तक वो उसके सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा था जिसकी वो डिमांड कर रही थी। इसके बाद उन दोनों में बातें होने लगी, और तब ओसाके ने हामाजी से पूछा कि जो वो एक अडॉप्टेड लड़की है तब वो अपने सोतेले भाइयों के साथ खुश रह पाती है, जिस पे हामाजी का कहना था कि उसके दोनों भाई उसका एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखते हैं, इसलिए उसे विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। भाई कुछ समय बाद वो दोनों भाई शहर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात इंपीरियन हेडक्वार्टर के भेजे हुए कुछ लोगों से होती है। यहाँ वो उन दोनों भाई को अपने साथ लीडर के पास ले जाने वाले थे, मगर कोसुके ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। असल में उसका मानना था कि वो अपने सामान को चेक इन करने के बाद उनके लीडर से मिलने का काम करेंगे। अब यहाँ वो लोग उन पे जोर जबरदस्ती करने की सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर खुद रियो आ जाता है और वो बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर शिनो की नजर जैसे रियो पर जाती है तो वो हैरान होता है, पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि कोसुकी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर शिनो इस व्यक्ति को कैसे जानता है। इधर इसके बाद रियो उन दोनों को उनके रूम तक छोड़कर जाने लगता है, और साथ में उन्हें रिवील करता है कि उनकी बहन बिल्कुल ठीक है और वो बात में उनसे मिल सकता है। वही रियो के जाते ही शिनो अपने भाई को छोड़कर शहर में घूमने के लिए निकल जाता है। इसके बाद शिनो पूरे शहर को देख ही रहा होता है कि तभी कारासुमा आसपास की भीड़ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था। वही इसके बाद शिनो ने नोटिस किया कि अब वो खो चुका है।
तब वो कारासुमा को वापस कोसुकी के पास बेच देता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। यहाँ इतने करने के बाद शीनो आगे जा रहा था, मगर तभी उसके ऊपर तामुगी नाम का एक व्यक्ति गिर जाता है। असल में तामुगी बगन की श्राइन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अंदर से अपने ब्रदर इन लो को रिहा करवा सके। अब उसकी ये बात सुनने के बाद श्राइन के लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि डीमन को कैद करते हैं। भाई उसके ब्रदर इन लो की बात करे, वो अब एक इंसान के बजाय डीमन बन चुका है, इसलिए वो चाहकर भी उस डीमन को रिहा नहीं कर सकते। वही जब श्राइन के लोग उसको धक्का मारकर भेज रहे थे, अभी वहाँ पर तामुगी के पिता आ जाते हैं और वो श्राइन वालों से माफी मांग के यहाँ से निकल जाते हैं। इधर इसी के साथ पिता ने शीनो को देखा जो जमीन की ओर पड़ा हुआ था और उन्हें उसकी ज्यादा फिक्र हो रही थी। इससे तामुगी का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो उसके शरीर पर निशान को देख के काफी हैरान होता है। वहीं कुछ देर बाद हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ तामुगी उसे सभी चीजें खाने को दे रहा था ताकि वो इसके जरिए शीनो से कुछ सवाल कर सके। इधर जब तक तामुगी कुछ जानकारी हासिल कर पाता तब तक वहाँ पर कारासुमा आ जाता है। इसे देखते तामुगी हैरान होता है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब वहाँ पर कोसुकी अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है। अब तामुगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बच्चे के साथ दो जानवर क्या कर रहे थे। वही रात के समय हम सिरन नाम के एक मंक को देखते हैं जो श्राइन के हेड के सामने मौजूद है। इधर हेड इस बात से गुस्सा था कि जब केनपाची में कोई भी इवन डीमन मौजूद नहीं है तब उन्होंने उसे कैद क्यों किया हुआ है। अब इस पर जवाब देते हुए सिरन ने बताया कि अगर वो केनपाची को इस तरह रिहा करते हैं तब इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होगा, इसलिए वो कैसे भी करके हेड को उसे कैद करने के लिए मना लेता है। इस तरह अगली सुबह आती है जहाँ हम कोसुके को नींद से उठते ही किचन के ले जाते हुए देखते हैं। इस बीच हम शीनो को देखते हैं जो नींद से उठाई था कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। वो उसे देख के बुरी तरह से हैरान हो जाता है, मगर बाद में उसे मालूम पड़ता है कि वो रियो का सीक्रेट बीस्ट था। या अगले ही पल रियो और शीनो आमने सामने होते हैं। जहाँ रियो ये देख के हैरान था कि शीनो उसे इतने सालों बाद भी पहचान चुका था, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोसुके उसे क्यों नहीं पहचान पा रहा। इस पे शीनो ने बताया कि कैसे कोसुके उस हादसे के सभी यादों को भूल चुका है, इसलिए वो रियो को नहीं पहचान पा रहा। खैर यह अब इसी के साथ रियो ने मुद्दे की बात छेड़ दी और उसने शीनो को बताया कि कैसे उसने जो स्वॉर्ड तारासुमा को यूज करने के लिए दिया था, जिसकी वजह से शीनो की एज एक नंबर पर आकर रुक चुकी थी। यहाँ तक कि रियो ने बताया कि कैसे उसके अंदर मौजूद तारासुमा उसे जल्दी अंदर से खोखला करना चालू कर देगी और उसकी मौत हो जाएगी। एक तरह से रियो उसे आने वाले खतरे से सावधान करना चाहता था, मगर शीनो को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खुद के बीच को शोकेस कर रहे थे तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और उनकी ये फाइट बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद वो सभी साथ में बात करने लगते हैं और इस दौरान शीनो रियो की बेइज्जती करने से यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कोसुके खुद रियो से बात करके ये जानना चाहता था कि आखिर वो उसे कैसे जानता है, जिससे तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद हम कोमुगी को देखते हैं जो अपने पिता के साथ मौजूद था। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि आखिर वो किस तरह अपनी बहन नुई के लिए गेनपाची को रिलीज करवाना चाहता है। इधर पिता अब खुद चर्च में जाके गेनपाची के लिए रिक्वेस्ट करने का सोच चुके थे और इसलिए वो कामुगी को बिल्कुल शांत होने को कह देते हैं। इसके बाद हम फिर से हामाजी को देखते हैं जो उसाके के साथ मौजूद थी और इधर बात हुई बातों में हामाजी को मालूम पड़ता है कि कैसे उसाके के माता पिता आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद है, इसलिए वो उससे नामन पाने के कारण काफी अकेला रहता है। इधर कहीं न कहीं उसाके के दिल में ये था कि अब हामाजी उसी के साथ यहाँ पर रहे, मगर उसके लिए उसे हामाजी की परमिशन चाहिए थी। खैर इतने में वहाँ पर शीनो कोसुके आ चुके थे, जिनकी आने की खबर सुनते ही वो अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। वहीं जब शीनो ने अपनी बहन को देखा तब वो उसे गले से लगा लेता है और इसी के साथ उससे जानने की कोशिश करता है कि कई वुल्फ ग्रैंड के लोगों ने उसे परेशान तो नहीं किया, जिसपे हामाजी ने उसे बताया कि यहाँ पर उसे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी, इसलिए उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर कुछ देर बाद हम हामाजी को उसाके के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। अब यहाँ उसाके ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से हामाजी को कैद कर रखा था और वो यहाँ पर उसे शॉपिंग करवा के अपनी तरफ से माफी मांगना चाहता था। खैर उन दोनों को इतना करीब देखकर शीनो को लगने लगा कि वो दोनों डेट पर आए हुए हैं।
असल में शीनो इसलिए वैसा नहीं था जिसे ये लग रहा था, बल्कि हर किसी को बिल्कुल यही लग रहा था। इधर शीनो जब मार्केट में इधर उधर घूम रहा था तभी उसे एक डीमन का एहसास होता है जो उसे श्राइन से आ रहा था जिसमें गेनपाची मौजूद था। वही दूसरी ओर हम कोसुके को देखते हैं जिसके वुल्फ फॉर्म से अट्रैक्ट होकर सारे लोग उसके आसपास आने लगते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम सीरद मंग को देखते हैं जो अपने पावर से डीमन मॉस्किटो को समन करता है। वो डायरेक्ट गेनपाची के पास जाता है जिसने उसे चैन में कैद किया हुआ था। अब वो यहाँ पर गेनपाची को टॉर्चर करके उसके असली रूप को बाहर लाना चाहता था और वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो उसके डीमन फॉर्म को किल करके उसकी पावर को हथिया सके। वही गेनपाची खुद पर काबू करके जितना हो सके उतना नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। असल में वो लुई के कारण खुद को कंट्रोल में किए हुए था ताकि वो यहाँ से रिहा होके लुई से मिल सके। इसके बाद हम फिर से हामाजी और ओसाके को साथ में देखते हैं जहाँ ओसाके इस बात से दुखी था कि जल्दी हामाजी यहाँ से चली जाएगी और फिर वो अकेले रह जाएगा। इधर उसकी इस टेंशन को देखते हुए हामाजी ने उससे ये पूछा कि आखिर वो उसके ना होने के बाद भी बिल्कुल अकेला रहेगा, जिस पे ओसाके का जवाब हाँ में था। वहीं दूसरी ओर कोसुके शीनो से बात कर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका और यूको क्या कनेक्शन है और वो उसे कैसे जानता है। इधर शीनो उसके जवाब को नहीं देना चाहता था मगर कोसुके के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसे ये बात रिवील करनी पड़ती है कि कैसे 5 साल पहले जब वो मौत के करीब थे तब यूई वो बंदा था जिसने शीनो को पैरासिटामोल ऑफर किया था और उसकी वजह से ही वो दोबारा जिंदा हो सका था। खैर कोसुके रियो की असलियत जानने के बाद खुद काफी हैरान था। असल में उसे ये जानना था कि आखिर रियो ने उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है। अब उसने डिसाइड किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उससे बात करेगा। हम इसके कुछ ही देर बाद हामाजी और ओसाके को देखते हैं जो फिर से शॉपिंग करने के लिए निकले थे और इस दौरान शीनो और कोसुके भी मौजूद थे। खैर यहाँ शीनो हामाजी से तब अलग हो जाता है जब एक बार फिर से कोमुगी उसके ऊपर आकर गिर जाता है। इस बार कोमुगी सोल्जर से रिक्वेस्ट कर गए गेनपाची को रिहा करवाने की भीख मांग रहा था मगर वो उसे ये कहकर मना कर देते हैं वो उसकी कोई मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गेनपाची का आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं बचा था। इधर कोमुगी जब फिर से शीनो को घायल देखता है तब उसे उसकी चिंता होने लगती है। इसी बीच वहाँ पर कोसुके भी मौजूद था और वो कोमुगी से उसकी जान पहचान पूछने लगता है। खैर यहाँ शीनो को घायल देख कोमुगी सबसे पहले उन दोनों को अपने घर ले आया ताकि वो अपनी तरफ से उनसे माफी मांग सके। इधर कोमुगी की मदर उन दोनों का काफी अच्छे से स्वागत करती है और उसके बाद कोमुगी शीनो की चोट का ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ देर बाद कोमुगी उन दोनों को वापस मार्केट में छोड़ने आ जाता है जहाँ कोमुगी से अलग होते ही वो दोनों भाई रियो के पास आ जाते हैं। इधर कोसुके का सिर्फ यही सवाल था कि आखिर उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर रियो ने बिना देरी करते हुए उन्हें एंशिएंट टेल्स के बारे में बताया जहाँ उनके गार्डियन ने 8 मैजिकल बॉल को क्रिएट करके अलग अलग सीक्रेट को दिया था मगर एक समय बाद वो सभी मैजिकल रिंग गायब हो गए। इसलिए रियो चाहता था कि वो दोनों उन बॉल को ढूंढने में उसकी मदद करे और उसके असली मालिक तक पहुंचने में उसकी मदद करे। अब ये बात सुनते ही शीनो ने शामिल होने से मना कर दिया मगर तभी कोसुके आगे आते ही उसके इस काम को करने को राजी हो जाता है। वहीं कोसुके के जाते ही रियो ने शीनो को बताया कि कैसे उसका भाई उस हादसे के बाद काफी बदल चुका है, इसलिए वो उसे इस चीज पर ध्यान तक देने को कहता है। मगर शीनो का सोचना कुछ और ही था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका भाई बिल्कुल पहले जैसा है और उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वही दूसरी ओर हम गेनपाची को देखते हैं जो अभी भी टॉर्चर का सामना कर रहा था। यहाँ तक कोमुगी के पिता श्राइन वालों के पास जाके उसे आजाद करने की भीख तक मांगते हैं मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। आखिर में सीरन ने फिर से गेनपाची पर अत्याचार बढ़ा दिया और इस बार उसकी ये कोशिश कामयाब होती है जहाँ गेनपाची अपने इविल फॉर्म में आके खुद को रिहा करके गायब हो जाता है। इस दौरान सीरन के सभी साथी मर जाते हैं मगर उसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वही दूसरी ओर जब दोनों भाई मार्केट के बीच में पहुंचे हुए थे तभी शीनो को उसी विल एंटिटी का एहसास हो जाता है जिसके अगले ही पल शीनो की नजर गेनपाची पर पड़ती है और तब उसका पीछा करने निकल जाता है। वही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जंप करता देख कोमुगी उन्हें देख लेता है फिर वो भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद शीनो और गेनपाची एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो उनके बीच हल्की फुल्की लड़ाई भी होती है। अगर इसी बीच शीनो ने नोटिस किया कि कैसे सामने वाला मोस्टर खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा है। गांव से मालूम पड़ जाता है कि वो मोस्टर असल में उन्हीं की तरह एक इंसान था। अब दोनों भाई उसकी मदद करने का सोच रहे थे। अभी वहाँ पर सीरन अपनी मोम गैंग के साथ पहुंच जाता है।
इधर वो उन सब के जरिए गेंदबाजी को खत्म करना चाहता था, मगर इसी दौरान उसकी नजर शीनो और उसके भाई पर पड़ गई, यानी कि सीरन को अब एक टाइम पर 3 डीमन को मारने का मौका मिल रहा था। कैरिया शीलो ने देखा कि किसी गेंदबाजी खुद को संभाल ला पाने के कारण पानी में कूद चुका था, तब वो खुद भी उसका पीछा करते हुए नीचे कूद जाता है, जिसके बाद कोसुके भी ठीक यही काम करते हुए खुद को उन सभी मौत से बचा लेता है। इसके बाद हम मामाजी को उसके भाइयों के लिए परेशान होते हुए देखते हैं। असल में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो इस वक्त कहाँ पर होंगी। इधर ये बात चली रही थी कि तभी ओसाके ने हामाजी को नए स्कूल के बारे में बताया, जहाँ वो ज्वाइन होके अपनी आगे की स्टडी को कर सकती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हामाजी ने स्कूल जाने का डिसाइड किया था। वही दूसरी ओर दोनों भाइयों की जान बच चुकी थी, और इसके पीछे उसी क्रिएटर का हाथ था जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। जब वो पानी में गिरे थे तब वो क्रिएटर अपने जाइंट फॉर्म में आके उन्हें डूबने से बचा लेता है। वही उन दोनों के साथ उसने गेंदबाजी को भी सेव कर लिया था, जो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। इधर कुछ देर बाद आंकुले पर हम शिनोबो कोसुके के साथ कामुगी के घर पर देखते हैं। इधर शिनो की पूरी आंकुली थी कि तभी वहाँ पर वो जाइंट वुल्फ वापस आ जाता है और उसे खुद रियो ने ही भेजा था। कुछ देर बाद शिनो और कोसुके कामुगी के साथ ब्रेकफास्ट करने आते हैं, जहाँ इस दौरान कामुगी को मालूम पड़ा कि कैसे उन दोनों ने उसके दोस्त की मिलकर जान बचाई थी। यहाँ तक जब वो इस बात कर रहे थे तभी वहाँ पर कामुगी खुद आ जाता है, और वो जान के हैरान होता है कि कैसे उसने इविल फॉर्म में आने के बाद उन दोनों के ऊपर हमला किया था, और यहाँ तक उसको दोबारा ठीक करने वाले ये वही बच्चे थे। खैर गेंदबाजी के जाते ही वहाँ पर ये बात होने लगती है कि आखिर गेंदबाजी के साथ क्या हुआ था। तब कामुगी ने बताया कि कैसे कुछ साल पहले वो दोनों दोस्त नॉर्थ में कुछ लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे थे, मगर एक प्रिंसेस को बचाने के चक्कर में वो अपने मिशन पर काफी देर तक टिके रह गए। आखिर में वो समय भी आ गया जब एक एक करके ठंड की वजह से उसके सभी साथी मरने लगे, और इसी बीच उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उनके बचे हुए साथियों की भी मौत हो गई। वो अपने आखिरी पलों को याद कर ही रहे थे कि तभी उनकी मदद के लिए चर्च की तरफ से रियो आ जाता है, और वो उनकी जान बचाने के साथ साथ प्रिंसेस की भी जान बचा लेता है। यहाँ तक जब वो दोनों वापस घर आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ा कि कैसे कोमुकी की बहन दुई ने खुद की जान ले ली है। अब दुई की मौत के सदमे से गेनपाची काफी दुखी हो जाता है, और यहाँ तक कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है, मगर वही देख के हैरान था कि उसकी चोट हर बार खुद से ही सही हो जा रही थी। इस शिनो को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब रियो ने बड़े आसानी से प्रिंसेस को बचा लिया था तब उन्होंने शुरू में ही उसे मिशन पर क्यों नहीं भेज दिया, जिसपे कोमुकी ने बताया कि आर्मी वाले कभी भी चर्च से मदद नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्हें खुद इस मिशन पर जाना पड़ा। या कोमुगी से सारी जानकारी पाने के बाद शिनो ने भी बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसने बताया कि कैसे चर्च के लोग उसके कारासुमा के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। वही दूसरी ओर ओसाके रियो से जानने की कोशिश करता है कि आखिर चर्च के लोग गेनपाची और शिनो पर हमला क्यों करना चाहते हैं। इधर ओसाके को बिल्कुल एहसास नहीं था कि रियो को पहले से सब कुछ पता है। इसी दौरान गेनपाची की कोमुगी से बात होती है, जहाँ वो रिवील करता है कि वो लुई के मरने के बाद भी इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि वो कोमुगी और उसके पिता को अपने परिवार की तरह मानता है, जो हर वक्त उसके आने का इंतजार कर रहे थे। खैर जब वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी हम उस मॉस्किटो को देखते हैं, जिसे असल में सिरन ने भेजा था ताकि वो उसका पता लगा सके। कुछ देर बाद सिरन को उनके लोकेशन का मालूम पड़ चुका था, इसलिए वो अपने पूरे साथियों के साथ शिनो और बाकी लोगों पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हम हामाजी और ओसाके को देखते हैं, जो नए स्कूल की डिटेल लेने के बाद वापस घर आ रहे होते हैं, मगर तभी छोटा सा मॉस्किटो हामाजी पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा देता है। अब ये बात ओसाके को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और यहाँ तक उसे पता था कि इस चीज के पीछे किसका हाथ हो सकता था, इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी ओर शिनो और गेनपाची साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि कैसे ढेर सारे मॉन्क ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और यहाँ तक वो उनके घर पर आग भी लगा देते हैं। इधर अगली ही पल सिरन उन सभी के सामने आ जाता है, और वो आते ही गेनपाची को एक ऐसी बात बताता है जिससे वो फिर से इविल में बदल जाता है। उसने बताया कि कैसे नोई खुद नहीं चाहती थी कि गेनपाची कभी भी जंग से वापस आए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले ही उससे शादी करने वाली थी, मगर जंग के दौरान वो किसी और से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब उसे मालूम पड़ा कि गेनपाची जिंदा है और वो वापस आने वाला है, तब उसे खुद पर रिग्रेट हुआ और उसने अपनी जान ले ली। वो उनके कारण गेनपाची फिर से इविल बन चुका था, मगर इस बार वो गुस्से में सिरन पर ही हमला कर देता है, जिसके बाद वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसके सामने ओसाकी आ जाता है, और वो यहाँ पर हामाजी का बदला लेने आया था। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सिरन और ओसाके असल में भाई थे, मगर ओसाके अपने खून के रिश्ते को बुलाते हुए
अपने भाई को उसके किए की सजा सुना देता है। वही आग की वजह से काफी दिक्कत होने लगी थी, इसलिए शीनो ने कारसुमा के इस्तेमाल से बारिश को समन कर दिया, जिससे वो आग पल भर में ही बुझ गई। और उसके कुछ देर बाद हम गेनपाची को देखते हैं, जो अपने रियल फॉर्म में वापस आ चुका था। और तब कामुगी ने उसे रिवील किया कि वो पहले से सब कुछ जानता था, मगर वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन की वजह से उसे कोई दिक्कत हो, इसलिए उसने ये बात उससे छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शीनो को देखते हैं जो हॉल की एक दूसरे कोने में जा रहा था, मगर तभी उसके पास रियो आ जाता है और वो उसे बाहर जाने से मना कर देता है। उसने बताया कि किसी कोने में स्नेक गोड रहते हैं जो किसी अनजान के आने पर उसे मार देते हैं, इसलिए उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद शीनो रियो की बात सुनकर वहाँ से वापस चला जाता है। वही कुछ देर बाद शीनो की ओसाकी से बात होती है, जहाँ वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर रियो यहाँ से जाने के बाद कौन सा काम करता है, जिस पर ओसाकी ने बताया कि वो किसी इंपीरियल कोर्ट का डीड है और हर कोई उसकी बेहद इज्जत करता है। वही इतना सब बताने के बाद ओसाकी ने शीनो से कोसुके के बारे में पूछा, क्योंकि उसने सुबह से उसे नहीं देखा था। इस पे शीनो ने बताया कि कैसे आज का दिन फुल मून का है और वो अपने सीक्रेट बीस की वजह से फुल मून को घर से बाहर निकलने की नहीं सोचता। यहाँ तक कुछ शीनो भी आज के दिन जितना हो सके घर पर रहने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हम ओसुबे को एक भयानक सपने सूखते हुए देखते हैं, जहाँ वो अपने शीनो को देखकर थोड़ा सुकून की सांस लेता है। इस बीच उसने शीनो से कहा कि वो आज के दिन उसको छोड़कर कहीं न जाए। अब शीनो उसकी बातों को मान लेता है, मगर कुछ समय बाद उसे काफी तेज भूख लग जाती है, इसलिए वो किचन जाने की सोचता है। इस बीच वो उसी कॉरिडोर से होते हुए जाता है जहाँ स्नेक गोड मौजूद थे। इस बार वो कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की सो जाती है जो अपने हाथों में बुक रखी हुई थी। उस लड़की ने जब शीनो के असली रूप को देखा तब वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। अब शीनो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी, इसलिए वो ये सारी बात रियो को बता देता है, जहाँ उसने बताया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अयाने थी, जो स्नेक गोड की प्रोटेक्शन में थी। अगर शीनो ने उसे कुछ नुकसान पहुँचाया वो होता तब स्नेक गोड उसको जिंदा नहीं छोड़ते। खैर यहाँ इतना सब जानने के बाद हामाचे ने शीनो को कहा कि अयाने भी ठीक उसी की उम्र की है, इसलिए वो चाहती है कि वो उस लड़की के पास जाके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और साथ में उसे हामाची का दोस्त बनने के लिए हमें बढ़वाए। अब अपनी बहन की बातें सुनने के बाद शीनो उसी कॉरिडोर की ओर निकल पड़ता है। वही उसके जाने के बाद रियो ने हामाजी को बताया कि अगर शीनो ने स्नेक गोड की एरिया में कदम रख दिया तब उसका जिंदा वापस आना काफी मुश्किल होगा। और ये बात सही साबित होती है, क्योंकि जब शीनो स्नेक गोड की एरिया में आ चुका था तब स्नेक गोड गुस्से में उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, जिसके बाद वो उस पे गुस्सा होते हुए उसे मारते के लिए हमला करने लगते हैं। मगर जब तक वो कुछ करते तभी वहाँ पर कोसुके आ जाता है और वो अपने भाई की गलतियों के लिए उनसे माफी मांगने लगता है। इस पे स्नेक गोड को ये देख के अच्छा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, मगर यहाँ स्नेक गोड इस बात से वाकिफ थे कि वो उन्हें इस तरह माफ करके नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने कोसुके को अपना हाथ काट कर उन दोनों की जान बचाने का ऑफर दिया। अब इसके बाद कोसुके ठीक ऐसा ही करने वाला था, मगर तभी वहाँ पर अयाना आ जाती है और उस स्नेक गोड पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी नजर में वो दोनों भाई इसलिए आए थे ताकि वो उसे फूल दे सके, मगर वो उनका हाथ लेके गेस्ट का मजाक उड़ा रही थी। इस तरह भले ही अयाने गुस्सा हो चुकी थी, मगर उसने उन दोनों भाई की जान बचा ली थी। कुछ देर बाद जब शीनो की नजर अयाने पर जाती है तब वो अपनी बहन के बारे में बताता है जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। कहीं ना कहीं दोस्ती का नाम सुनकर अयाने भी काफी खुश होती है और अगली पर हामाजी के साथ चाय पीने लगती है। इस दौरान उन दोनों को अच्छे से बात करता देख स्नेक गोड को भी लगने लगा कि वो अब तक अयाने को अपनी प्रोटेक्शन में छुपाकर काफी गलत कर रही थी। वही तरह हामाजी ने अयाने को उसके साथ फायरवर्क देखने के लिए इनवाइट किया, जहाँ अयाने स्ट्रीट में शामिल होना चाहती थी, मगर उसे अपने गार्डन गोड को लेके डर था। आखिर में हामाजी ने शीनो को स्नेक गोड से इस बारे में बात करने के लिए कहा और अगले ही पल हम शीनो को देखते हैं जिसे कुछ स्नेक गोड ने बुलाया था और यहाँ वो उससे रिवील करते हैं कि कैसे वो पिछले कई सालों से अयाने की देखभाल करती आ रही है, मगर अब वो समय के साथ काफी बुरी हो चुकी है, इसलिए वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर अयाने का ख्याल कौन रखेगा। इतने में हम अयाने को देखते हैं जो चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। वो खुद बाहर आके अपनी गार्डियन को विश्वास दिलाती है कि वो अब काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। यहाँ तक उसे अपनी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त भी मिल चुके हैं जो उसकी फिक्र करते हैं। इसके बाद स्नेक गोड अयाने के लिए काफी खुश होती है और इसके बाद हम अयाने को देखते हैं जो हामाजी और बाकी लोगों के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी, यानी कि स्नेक गोड ने उसकी बातों को मान लिया था और वो उसे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने देने वाली थी। वही अगले दिन जब रियो की शीनो से मुलाकात होती है तब रियो शीनो को एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें उसी गांव के बारे में लिखा था, जहाँ कुछ साल पहले एक डिजीज की वजह से पूरे गांव में तबाही हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद सिर्फ 5 लोग ऐसे बचे थे जो वहाँ से जिंदा वापस आ चुके थे।
इधर शेडो को ये भी मालूम पड़ा कि वो डिजीज हूबहू उसी डिजीज की तरह थी जो उसके गांव में फैली थी। इस तरह इतना सब सुनने के बाद शेडो के दिमाग में उस गांव को विजिट करने का ख्याल आता है। वही दूसरी ओर हम कुछ म्यूजिशियन गर्ल्स को देखते हैं जो उसी गाँव में एंटर करती है। उन सब के साथ एक लड़का भी मौजूद था जिसका नाम ओसाकेन होता है। अब यहाँ ओसाकेन की लाइफ में कुछ गलत हुआ था जिसकी जानकारी हमें आगे कहानी में देखने को मिलेगी। वही कुछ देर बाद कोसुके शिनो को ढूंढते हुए रियो के पास आता है और वो उससे अपने भाई के बारे में जानकारी लेता है। इधर रियो को समझ आ गया कि शायद वो उसी विलेज के लिए निकल गया होगा, इसलिए कोसुके को सारी बात बता देता है और जल्दी उसे वापस लाने को कहता है, वरना उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता था। वही दूसरी तरह रियो का सोचना सही था क्योंकि शिनो उस गाँव के लिए निकल चुका था और वो बीच में जंगल से होते हुए जाने लगता है। वो कुछ दूर आगे पहुंचाई था कि तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नीचे आके बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपनी हालत को देख कर हैरान होता है, मगर उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई थी कैसे उसने अपनी बाइक की सोल को गायब कर दिया था। अब उसके पास उस सोल को ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो अगले ही पल से इधर उधर ढूंढने की तलाश में जुट जाता है। इसी बीच जब उसकी नजर सामने की ओर जाती है तब वो वहाँ पर एक विशाल बंदर को देखकर हैरान हो जाता है। अब शिनो उस बंदर से उसकी मदद करने को कहता है ताकि वो उस सोल को ढूंढ सके। अगले ही पल वो बंदर उसकी बातें सुनने के बाद कुछ खोजने चला जाता है और जब वो वापस आता है तब वो उसके हाथ में एक बड़ा सा गोल्ड प्लेट थमा देता है। अब शिनो ने उसे बताया कि वो किसी और चीज की तलाश में है। खैर इतने में शिनो के सामने उसके भाई और कोबुगी आ जाते हैं जो साथ में शिनो को ढूंढने निकले थे। इतना शिनो को सही सलामत देख के काफी खुश होते हैं, मगर जब शिनो ने उन्हें उस बंदर के बारे में बताया तब वो काफी हैरान हो गए और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदर वहाँ से जा चुका था। अब उसके बाद कोसुके शिनो को अपने साथ आगे के टाउन में रेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। वहीं विलेज के लोगों की नजर उन सभी पर पड़ती है, तब वो उन्हें क्वारंटीन में डाल देते हैं। असल में विलेज के मेयर को मालूम पड़ गया था कि वो सभी जंगल से आए थे और उनके अंदर डिजीज हो सकती है, इसलिए वो उन्हें कैद कर लेते हैं। कुछ देर बाद हम साइकी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिन्हें अपने कलीग जोजो से मालूम पड़ता है कि कैसे उनकी कैद में कुछ लोग क्वारंटीन हुए हैं। वही ये खबर अपन म्यूजिकल गर्ल और ओसाकेन को भी मालूम पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद साइकी और जोजो उन कैदियों को चेक करने आते हैं, जहाँ कोमुगी जोजो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ ही आर्मी में पहले काम कर चुका था। खैर यहाँ इतना सब होने के बाद सेकी ने शिनो और बाकी सबको बताया कि कैसे वो उन सभी का चेकअप करने वाली थी ताकि वो पता लगा सके कि कहीं उनके शरीर में कोई डिजीज ना हो। इस बीच ओसाकेन खिड़की से सब कुछ देख रहा था। जब उसकी नजर कोसुके पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है। असल में उस बंदे को ढूंढ चुका था जिसको वो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा था। इधर सेकी ने शिनो और बाकी लोगों को कैसे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बिल्कुल सेफ थे, जिसके बाद वो उन्हें पास की चर्च में रहने देने के लिए जगह दे देती है। इस बीच शिनो मौके का फायदा उठा के यहाँ से सोल की तलाश में निकलने लगता है और ये बात कोसुके को मालूम पड़ जाती है। इधर कोसुके उसे कहीं भी जाने देने के लिए मना करता है, पर शिनो ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपनी बाइक की सोल को ढूंढेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद शिनो की टक्कर ओसाकेन से होती है, जहाँ वो उससे ही जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो सभी इस विलेज में कब तक रुकने वाले हैं, जिसपे शिनो ने उसे सब कुछ बता दिया। आखिर में शिनो के जाने के बाद हम कोसुके को देखते हैं जो सेकी से बात करने के लिए आता है और उनसे यहाँ मालूम पड़ा कि कैसे जंगल में शिनो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो जिस मंकी बीस को मिलकर आया था उसने कई लोगों की जान ली थी, पर उसके दिल में बच्चों को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उसने शिनो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वही इसके बाद हम जोजो को देखते हैं जिसे वो गोद मिल चुका था, जिसे शिनो से दिल में भूल गया था। खैर इसके कुछ देर बाद कोसुके चर्च में प्रेयर कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पर ओसाकेन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इधर ओसाकेन ने बताया कि कैसे कोसुके ने उसके पूरी परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो यहाँ पर उसे खत्म करके अपना बदला लेने आया है। अब ये बात सुनने के बाद कोसुके ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है ये वो नहीं है। इतने में वहाँ पर शिनो भी आ चुका था, मगर उसके बावजूद ओसाकेन का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ तक उसने भी ओसाकेन को समझाया कि वो किसी और की तलाश में है। खैर इतने में कोसुके अपने बुल्फ फॉर्म में आ जाता है और तब ओसाकेन को विश्वास होता है कि उसने किसी और बंदे को परेशान कर दिया। वहीं ये बात तब सही साबित हो जाती है जब वहाँ पर म्यूजिकल गर्ल आ जाती है और वो रिवील करती है कि वो जिस व्यक्ति की तलाश में है वो शिनो नहीं है। अब यहाँ म्यूजिकल गर्ल कोसुके से ओसाकेन की गलतियों के लिए उन दोनों भाई से माफी मांगती है, जहाँ शिनो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो उससे ये शर्त रखता है कि उसे उसके भाई का खोया हुआ सोल स्टोन ढूंढने में मदद करनी होगी। वहीं कुछ देर बाद कामुगी कोसुके की चोट को फर्स्ट एड कर रहा था, तभी उसकी नजर कोसुके के टैटू पर
जाती है। असल में कामुगी इसलिए हैरान था कि वो टैटू ठीक उसके बॉडी पर भी था। खैर वो सभी यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर जो आता है और वो ने एक बैड न्यूज देता है। उसने बताया कि कैसे गांव के लोगों ने उसके हाथ में उस गोल्ड को देख लिया था जिससे उसने सेल से पाया था। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि वो सभी विलेजर्स उसी माउंटेन पर जाने वाले थे, मगर शीनो को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच सेकी ने बताया कि कैसे शीनो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस मंकी स्प्रिट को बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था, इसलिए वो ने कुछ नहीं करता। भाई जब उसकी एरिया में कोई एडल्ट की एंट्री होती है तब वो ने मौत की घाट उतार देता है। भाई सेकी को ये भी याद आता है कि कैसे वो बचपन में समर के दौरान उस मंकी स्प्रिट से मिलने आया करती थी। यहाँ तक जब उसकी आखिरी बार मंकी से मुलाकात हुई तब उसने उसके हाथ में एक बेबी मंकी दिया था। उस साथ में उसे वादा किया था कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए आएगी। अब कुछ समय बाद हम शीनो को देखते हैं जो कोसुगे को बता रहा था कि उसे कैसे सोलिस्टोन ना मिलने का दुख था। इतने में वहाँ पर उसाकिन आ जाता है और वो उससे अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है। इस पे शीनो ने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर उसका और उस म्यूजिक अंकल कोकोना का क्या कनेक्शन है। उसाकिन ने बताया कि कैसे कुछ समय पहले कोकोना ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे अपनी बहन और माँ की तरह ट्रीट करता है। वह इतना सब जानने के बाद हम देखते हैं कि कैसे कोकोना उस मंकी स्प्रिट के पास आ चुकी है और वो उससे यहाँ जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसका मकसद क्या है। इधर मंकी स्प्रिट ने बताया कि कैसे वो बेबी मंकी के मरने के बाद खुद बोल चुका है कि आखिर उसके लाइफ में क्या मकसद है। उसे इस बात का गम था कि जिस बच्ची ने उससे वादा किया था कि वो उससे जल्दी मिलने आएगी, पर वो कभी आई ही नहीं। एक तरह से मंकी स्प्रिट ने अपने मकसद को बिल्कुल खो दिया था। अब कुछ देर बाद गांव के लोग सेकी के पास आके उन्हें शीनो को थामने को कहते हैं ताकि वो उन्हें जंगल में जाने के लिए गाइड कर सके, पर वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ में थी। आखिर में गांव वालों ने जबरदस्ती शीनो और उसके भाई को कैद कर लिया और उन्हें माउंटेन पर ले जाने के लिए गाइड करने को कहा। वही जब ये बात सेकी को मालूम पड़ी तो वो काफी गुस्सा हुई और शीनो और उसके भाई को ढूंढने निकल पड़ी। वही सभी गांव वाले शीनो की मदद से माउंटेन पार पहुंच चुके थे, पर वो मंकी स्प्रिट के बैरियर में फंस चुके थे। इतने में कारासुमा गलती से बैरियर को तोड़ देता है और तब जबरदस्त बारिश शुरू होने लगती है। वही इतने में मंकी स्प्रिट वहां आके उन सभी पर हमला करने लगता है, जिससे कई सारे गांव वालों की मौत होने लगती है। इसी बीच सेकी माउंटेन पर पहुंच चुकी थी, जहाँ उसे वही बेबी मंकी दिखता है जिसे उसने बचपन में मंकी स्प्रिट के हवाले कर दिया था। जहाँ एक तरफ मंकी स्प्रिट गुस्से में आके सभी चीजें तेजनेस कर रहा था, तभी शीनो उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर मंकी ने बताया कि कैसे उस रूपी बच्ची की बात सुनेगा जिसने उसे बचपन में मिलने का वादा किया था। इतने में वहाँ पे कुछ सेकी आ जाती है और वो मंकी को उसके रियल नाम से बुला के ये विश्वास दिलाती है कि वो वही बचपन वाली लड़की है। अब शीनो चाहता था कि सेकी उस मंकी से बात करके तेजनेस मचाने से रोक सके, पर सेकी ने साफ साफ मना कर दिया और उसने समझाया कि कैसे ये जंगल इस मंकी स्प्रिट की जगह है, इसलिए अगर कोई आउटसाइडर यहाँ पर हमला करता है तब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खैर मंकी स्प्रिट बिल्कुल शांत हो जाता है और तब सेकी ने उसे वादा किया कि वो अगली बार जिस बच्ची से मिलेगा वो उसकी खुद की बेटी होगी। इसी के साथ वहाँ पर कोकोना आती है जिसे वो सोलिस्टोन मिल चुका था और वो शीलो के हवाले कर देती है। इसके बाद वो सभी वापस गांव में आ जाते हैं, जहाँ रात गुजारने के बाद वो समय आ चुका था जब शीनो और बाकी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस तरह अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो बर्फ में अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था और तब उसे किसी स्प्रिट की आवाज सुनने को मिलती है। जब इस व्यक्ति ने बताया कि वो अपनी बहन को वापस देखना चाहता है और उसे भी मरना भी नहीं है, तब वो स्पिरिट उसकी इस विश को फुलफिल कर देती है। वही करंट समय में हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो ट्रेन में सवार था। इसके बाद शीनो और पोसुके ठीक उसकी बगल में बैठने आ जाते हैं। इस बीच व्यक्ति की नजर सिर्फ उन दोनों पर ही टिकी थी और वही शीनो को कुछ जाना पहचाना फील हो रहा था। कुछ देर बाद बाहर का मौसम अचानक से बारिश वाला हो जाता है, जिसके बाद वो कब बर्फ में बदल जाता है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। खैर इस बीच कोसुके बाहर चाय लेने के लिए जा चुका था, जहाँ उसकी जाने के बाद एक ड्रंक मैन उनके बगल में आके बैठने की जिद करता है। यहाँ तक वो शीनो पर गुस्सा दिखने की कोशिश करता है, पर वो उस ड्रंक मैन को किनारे फेंक देता है। तब तक वहाँ पर कोसुके भी आ जाता है और वो उस ड्रंक मैन को आईबॉल मॉन्स्टर के जरिए बारिश हंसा देता है। इधर वो व्यक्ति इन सब चीजों को देखकर पूरी तरह हैरान था और वो एक तरह से उन दोनों से डर चुका था। खैर उसके बाद अगला स्टॉप आता है जहाँ एक क्रिस्टोस ट्रेन में सवार हो चुका था, पर वो अंदर आते ही कुछ स्प्रिट को महसूस कर लेता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो पृष्ठ घूमते फिरते उनके कैबिन के बाहर आ जाता है। अब वो अंदर से आ रहे स्नो फीलिंग को देखकर समझ जाता है कि उसके अंदर कोई स्प्रिट मौजूद है। वो अंदर आते ही तीन स्प्रिट को देखकर हैरान हो जाता है।
इस बीच उस व्यक्ति से प्रिंसेस स्प्रिट बाहर निकल के आ जाती है और वो उस पृष्ठ को घायल करके अपने स्नो में कैद कर लेती है। इस तरह शीनो की नजर जब स्नो प्रिंसेस पर जाती है तब वो हैरान हो जाता है और वही स्नो प्रिंसेस उसके करीब आके उसके सर पर किस कर देती है। या वो व्यक्ति ये जाग के हैरान होता है कि शीनो और प्रिंसेस पहले से एक दूसरे को जानते थे। असल में जब शीनो जंगल में जाया करता था तब वो प्रिंसेस के पास आके गाना गाया करती थी। खैर यहाँ वो व्यक्ति शीनो को रिवील करता है कि कैसे वो प्रिंसेस हमेशा उसके ऊपर चिपकी रहती है, इसलिए वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसकी वजह से वो व्यक्ति ना ही कोई गर्लफ्रेंड बना पा रहा था और हर वक्त उसके हाथ ठंडे रहते थे जिससे हर कोई हैरान हो जाता था। मगर यहाँ शीनो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे प्रिंसेस स्नो ने उसकी जान बचाई थी और अगर वो उसका साथ छोड़ती है तब उस व्यक्ति की मौत हो सकती थी। इतना सुनने के बाद भी वो व्यक्ति उससे पीछा छुड़ाने की बात कहता है, जिसपे शीनो से बताने वाला था कि आखिर प्रिंसेस स्नो ने उसे जिंदा बचाने के लिए अपनी सबसे अनमोल चीज की कुर्बानी दी थी। जब तक शीनो उसे इस बारे में बता पाता तब तक प्रिंसेस स्नो उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। इस तरह उस व्यक्ति को ये समझ आ चुका था कि वो प्रिंसेस स्नो के बारे में कुछ और ही समझ रहा था। वही कुछ देर बाद शीनो और कोसुके अपने मंजिल पर पहुंच चुके थे, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं वो व्यक्ति प्रिंसेस स्नो के साथ उन्हें जाने से पहले ग्रीट करता है। इसके बाद कोसुके शीनो से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन सी अनमोल चीज थी जिसे प्रिंसेस ने कुर्बान करी थी। तब शीनो ने बताया कि प्रिंसेस स्नो ने उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी मधुर आवाज की कुर्बानी दी थी और वो कभी भी उसकी आवाज को फिर से नहीं सुन सकता था। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ वो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा था। तभी उसके पास प्रिंसेस स्नो आती है। उसे जब मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति अपनी बहन से वापस मिलने का इंतजार कर रहा है तब वो उसकी लाइफ को रिवाइव करने में मदद करती है। कुछ देर बाद हामाजी जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी कि वो उससे जल्दी मिले आएंगे, मगर वो सभी कामुकी की दर पर रुक चुके थे। जहाँ उनकी नजर ओसाकिन और कोकोना पर जाती है जो उनके शहर में कुछ समय रहने वाले थी। खैर इसके बाद हम मामाजी को देखते हैं जो अपने नए स्कूल को ढूंढ चुकी थी और वो ओसाके से छुटकारा पाने के बाद वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट बनने की तैयारी करना शुरू करना चाहती थी। वो मेडिकल की तैयारी इसलिए करना चाहती थी ताकि वो अपने भाई के इलाज में कुछ मदद कर सके। वही अगले दिन हामाजी के स्कूल जाने से पहले कोसुके से ढेर सारे केक दे देता है, जिसके बाद वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। वही जाने से पहले उसने कोसुके को बताया था कि वो शीनो से कुछ बुक उसके स्कूल में डिलीवर करवाना चाहती है। वो सभी हैरान थे क्योंकि हामाजी गली स्कूल में जा रही थी जहाँ लड़कों का नाम मना था, पर हामाजी जानती थी कि शीनो बिल्कुल उसके छोटे बहन की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसके स्कूल आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह रात का समय आ चुका था जहाँ शीनो उन बुक के साथ हामाजी के स्कूल आ चुका था। वो बात अलग थी कि उसके साथ कोसुके भी मौजूद था, मगर वो खुद अंदर जाने के बजाय शीनो को बुक के साथ अंदर भेज देता है। इसी दौरान हम हामाजी को उसके नए रूममेट सुजू के साथ देखते हैं जो जल्द ही कुछ समय में एक दूसरे का अच्छी दोस्त बन जाते हैं। इतने में हामाजी की नजर कारासुमो पर जाती है जो उसके विंडो पर आके शीनो के बारे में बताता है जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। इसके कुछ देर बाद हामाजी अपने भाई से मिलने चली जाती है, जिसके बाद शीनो वहाँ से जाने वाला था, मगर तभी बीच रास्ते में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो एक अजीब सी चीज देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। अगले दिन हर कोई ये देख के हैरान था कि कैसे शीनो पल के हादसे के बाद से बिल्कुल परेशान हो चुका है। वही जब उन लोगों ने उससे ये जानने की कोशिश करी कि आखिर उसने कल के दिन ऐसी क्या चीज देखी थी, तब वो ने रिवील करता है कि कैसे उसने एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखने वाला गार्ड को देखा था। यहाँ तक शीनो जब उस गार्ड की फोटो बनाता है तब हर कोई उसे देखकर हंसने लगता है। साफ जाहिर था कि उन लोगों को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और वो उसका एक भ्रम बताने लगते हैं। इसके बाद हम हामाजी को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ उसकी प्रेसिडेंट उसके पास आके कल रात के बारे में पूछने लगती है। असल में उसे मालूम पड़ चुका था कि कैसे हामाजी कल रात के वक्त डॉन से बाहर गई थी जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। इतर वो हामाजी को दोबारा इस तरह का काम करने से मना करके यहाँ से चली जाती है। वही दूसरी ओर ओसाके ने डिसाइड किया कि उन्हें दोबारा स्कूल में जाती है चेक करना चाहिए कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से शीनो को अब तक सदमा लगा हुआ था। इसके बाद वो शीनो को अपने साथ शामिल होने को कहता है, मगर वो मना कर देता है। और जब ओसाकी ने उसे बताया कि कैसे अगर वो सही टाइम पर उस डेमन का सामना नहीं करते तब उसकी बहन को भी कुछ खतरा हो सकता है। इस तरह अपनी बहन की फिक्र करते हुए शीनो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वही रात के वक्त जब वो तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब उनकी उसी डेमन के साथ मुलाकात होती है जो वो बहुत सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा था और तब जाके उन सभी को शीनो की बातों पर विश्वास होता है। वही इस मोस्टर ने उन्हें बताया कि कैसे वो ग्राउंड में स्कूल के रूल्स के खिलाफ गए, इसलिए वो उन्हें पनिशमेंट
मिनटेगा। इसके बाद ओसाकिन यहाँ से जाने लगता है और तब शीनो को उस पर गुस्सा आता है क्योंकि वही था जिसने उसे यहाँ लाया था, मगर अब वो यहाँ से भाग रहा था। इतने में वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने लगता है, पर तभी कोसुके उस डीमन के सामने आके उन दोनों के लिए माफी मांगने लगता है। और इसके बाद उसने खुद को रियल फॉर्म में लाने के बाद डीमन को बताया कि कैसे वो यहाँ पर खतरा चेक करने आए थे, मगर अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि वो इस जगह का गार्ड है और वो उनकी बहन का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। अब अगले सीन में हम शीनो की बहन को देखते हैं जो अपनी क्लास की उन्हीं लड़कियों से मिलती है और उन्हें अपने रूममेट के बारे में बताती है। इधर वो लड़कियां उसके रूममेट के बारे में सुनकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उन्होंने उसके लिए एक अकेले का रूम बनाया था, न कि उसके किसी रूममेट के साथ, या उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो फटाक से अपने कमरे में रूममेट से मिलने चली जाती है, जहाँ उसे रूममेट के बजाय सॉफ्ट टॉय दिखता है, हूबहू उसी डीमन की तरह। यानी कि जो डीमन बाहर स्कूल की देखभाल कर रहा था वो असल में उसका रूममेट भी बना था। खैर अब अगले सीन में हम शीनो को चर्च में देखते हैं, जहाँ उसे कुछ साटोमी ने यहाँ भेजा था ताकि वो सुसुके के साथ यहाँ पर मौजूद रह सके। अब इस बीच हम देखते हैं कि चर्च में सभी लोग किसी न किसी इलनेस से गुजर रहे थे और सुसुके उन सभी के प्रेयर कर रहा था। अब इस बीच शीनो के पास एक लेडी आती है जो उसके बगल में आके बैठ जाती है। कुछ ही पल में उन दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और यहाँ शीनो उसे जाते वक्त एक लॉकेट दे देता है ताकि वो उसकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए। वही शीनो की इस नादानी ने उस लड़की के दिल में छोटी सी जगह बना दी थी। और उसके बाद अगला दिन आता है जहाँ ओसाकिन मार्केट से होते हुए जा रहा था, मगर तभी उसकी नजर उसी व्यक्ति पर पड़ती है जिसने उसके घर वालों को मौत की घाट उतारा था। अब वो अगले ही पल उस लड़की का पीछा करने लगता है, मगर तभी उसके सामने गेनपाची आ जाता है जिसकी वजह से वो अनजान व्यक्ति उसकी नजर से गायब हो जाता है। खैर हम ये भी देखते हैं कि कैसे अब गेनपाची फिर से मिलिट्री में शामिल हो चुका है। उसी रात वो औरत एक इन में बैठी हुई थी जहाँ अब उसका नाम मालूम पड़ता है। इस लेडी का नाम फुहुके होता है जो इस इन में प्लेजर का काम करती है। इधर वो सबसे फेमस थी क्योंकि उसकी आंखें और उसे काफी अलग थी। वही दूसरी ओर ओसाकिन अब कोकोना को बताता है कि कैसे उसने उस आदमी को देखा था जिसने उसके परिवार पर हमला किया था। उसे अब मालूम पड़ चुका था कि वो आदमी कोसुके नहीं था, बल्कि उस आदमी के चेहरे पर तलवार का निशान था जिससे उसने दिया था। खैर कुछ समय बाद जब ओसाकी अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था तभी वहाँ पर शीनो आ जाता है और तब ओसाकिन उसे ये स्किल सिखाने का ऑफर करता है, मगर शीनो मना कर देता है। आखिर में वहाँ पर कोसुके आ जाता है और तब ओसाकिन उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसका कोई दूसरा भाई भी है। असल में वो जिस व्यक्ति से मिला था वो उसकी तरह दिखता था, इसलिए ज्यादा चांसेस थे कि वो उसका भाई हो सकता है। इधर कोसुके ने बताया कि जब आखिरी बार उसके साथ हादसा हुआ था तब उसके साथ उसकी मेमोरीज भी चली गई थी, इसलिए उसे काफी कुछ याद नहीं। खैर इस बीच वहाँ पर कोकोना भी आ जाती है और तब शीनो को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। अगले ही पल शीनो उन दोनों की चेस्ट को टच करता है जहाँ उसे मालूम पड़ा कि कैसे कोकोना के पास तिली नहीं है, जिस पर उसने बताया कि जब वो आखिरी बार उस आतिन से मिली थी तब उसका दिल काम करना बंद कर चुका था, इसलिए उसने उसकी जान बचाने के लिए अपना दिल उसके हवाले कर दिया था। खैर इसके बाद अगला दिन आता है जहाँ शीनो अपने भाई के साथ और चर्च के लिए निकल पड़ता है और इसी बीच हम कोहुके को देखते हैं जो अपने बीमारी की वजह से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और अब वो अपने आखिरी दिनों के करीब आ चुकी थी। इतने में उसके पास वह अनजान व्यक्ति आता है। यहाँ वो कोहुके के पास इसी आया था ताकि वो उसकी जान के बदले उसकी एक आँख को ले सके। खैर अब दूसरी ओर शीनो जब चर्च में होता है तब वो दूरन से डर कर भाग जाता है, जहाँ कुछ देर बाद वो गेनपाची को मिल जाता है। इसी बीच उनके टक्कर ओसाकिन से भी हो जाती है और वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो अनजान व्यक्ति फिर से आ जाता है और वो इस बार सब कुछ स्टॉप करके शीनो से बात करने पहुंच जाता है। इधर इस व्यक्ति ने बताया कि वो उसका असली भाई ये जाने की कोसुके और उसे उससे एक चीज की तलाश है। यहाँ तक शीनो को यह तब कह देता है कि वो जिसे कोसुके समझ रहा है वो कोई और है। इधर इतना सब बताने के बाद वो व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है। अब इधर गेनपाची शीनो से जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इससे कैसे जानता था, मगर शीनो ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद शीनो साटोमी के पास चला जाता है ताकि वो उससे जान सके कि आखिर वो कौन था। यहाँ उसे साटोमी ने बताया कि कैसे उस हादसे के बाद से कोसुके के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे और वो व्यक्ति ही उसका दूसरा हिस्सा था। अब शीनो
शीनो अगले ही पल कोसुके के पास आ जाता है, मगर वो चाहकर भी इस बात को खुद से शेयर नहीं कर पाता। यानी कि शीनो ने डिसाइड किया कि वो इस बात को खुद तक ही रखेगा। इसी बीच हम ओसाकेन को देखते हैं जो शेडो की तलाश में निकल पड़ा था, मगर उसकी फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी भी हालात में एक शेडो को नहीं पकड़ सकता। फिर इसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जो वो शेडो से डील करके अपनी एक आंख को बेच चुकी थी। खैर इसी दौरान कोसुके का शेडो ऊपर बैठा ओसाकेन को देख रहा था और उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह अगला दिन आता है जहाँ ओसाकेन अभी तक उस शेडो को ढूंढ नहीं सका था, मगर उसे शीनो पर थोड़ा शक था कि कहीं वो उसके बारे में जानता तो नहीं। इसके बाद वो शीनो पर हमला करके उसे पकड़ तक लेता है, मगर यहाँ शीनो ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो शेडो भले उसके बारे में सब कुछ जानता हो और यहाँ तक वो कोसुके की तरह हूबहू दिखता है, मगर वो उसके बारे में एक चीज भी नहीं जानता और यहाँ तक उन दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक भी नहीं है। खैर किसी तरह ये मामला शांत हो जाता है और फिर शीनो की नजर ओसाकेन के टैटूज पर पड़ती है और ये टैटू स्टिक बाकी जेम्स रखने वाले लोगों की तरह था। खैर कुछ देर बाद शीनो और कोसुके चर्च में आ चुके थे जहाँ कोसुके अपने रिपेयर के काम में लग गया था, मगर इसी बीच काओको की नजर शीनो पर पड़ती है और वो आपस में बात करने लगते हैं। अब इधर बातों में शीनो ने उसके परिवार के बारे में पूछ लिया। जाओ कोहुकू ने उसे अब सारी सच्चाई बताने का सोच लिया। उसने सबसे पहले बताया कि वो किस तरह का काम करती थी और उसे यहाँ पर जबरन लाया गया था और यहाँ तक उसका परिवार अभी तक उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। जब ये सब बातें चल रही थी तब दो नन वहाँ पर मौजूद थी और उनसे पता था कि काओको से जो कुछ बता रही थी वो बिल्कुल झूठ था। इसलिए वो काओको के जाने के बाद शीनो को सारी बात बता देती है कि कैसे वो से सब कुछ झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके परिवार को मरे हुए काफी साल बीत चुके थे। असल में कुछ साल पहले काओको के विलेज पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था और उन्होंने उसके परिवार को मारने के बाद उसे यहाँ ले आए थे। खैर अब कुछ देर बाद हम काओको के फेवरेट कस्टमर को देखते हैं जो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। ये कस्टमर असल में इसी इनका ओनर था और कहीं न कहीं काओको से काफी प्यार भी करता था। वही दूसरी ओर जब शीनो और कोसुके काम करके काफी थक चुके थे तभी वहाँ पर साटोमी आता है और वो शीनो को पार्सल्स देके यहाँ से जाने की सोच रहा था। इतने में हम उसी कस्टमर को देखते हैं जो यहाँ से गुजर रहा था और वो ये दिखता है कि कैसे शीनो और साटोमी में काफी अच्छी बातचीत चल रही थी। अब वो साटोमी के जाने के बाद कुछ शीनो से जानने की कोशिश करता है कि क्या वो साटोमी का जानने वाला है, जहाँ शीनो ने बताया कि कैसे वो उसका गार्डियन है और कुछ नहीं। खैर इतना सब जानने के बाद वो व्यक्ति शीनो को अपने साथ काओको से मिलने के लिए कह देता है और शीनो इस चीज के लिए मान जाता है। अब कुछ देर बाद शीनो उस व्यक्ति के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ काओको काम करती थी। इधर जब काओको की नजर शीनो के ऊपर जाती है तब वो उस व्यक्ति पर काफी गुस्सा हो जाती है, मगर यहाँ उस कस्टमर ने बताया कि कैसे उसने यहाँ पर शीनो को इसलिए लाया है ताकि वो उसके जरिए साटोमी को काओको के पास ले आए और उससे माफी दिलवा सके। असल में जब उन डाकुओं ने काओको के परिवार पर हमला किया था तब साटोमी टाइम पर जाके उनकी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसलिए उस कस्टमर ने ये सब किया था ताकि वो साटोमी से काओको के लिए सॉरी दिलवा सके। ये चीज काओको को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो शीनो को यहाँ से ले जाने का सोच लेती है, मगर इसी हाथापाई के बीच में एक गोली चल जाती है जो सीधे शीनो के गले में जाके लग जाती है। ये देखने के बाद काओको काफी हैरान हो जाती है, पर यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि कारासुमा अब शीनो की बॉडी पार्ट को कवर कर लेता है और उसके बाद वो इस व्यक्ति को खुद खा जाता है। इतना सब होने के बाद भी शीनो की हालत काफी खराब थी और इतने में गेनपाची को यहाँ पर बेच दिया जाता है, जहाँ वो शीनो को इस हालत में देख के फटाक से ले जाने लगता है। वो बात अलग थी कि इतने में साटोमी को अपने स्प्रिट से शीनो के बारे में मालूम पड़ गया और वो अगले ही पल गेनपाची के सामने आ जाता है और यहाँ से वो शीनो को संभाल के शीनो के घर पर ले आता है। इसके बाद कोसुके को भी शीनो के बारे में मालूम पड़ जाता है और वो देखने के लिए यहाँ तक आ जाता है। इधर उन्होंने देखा कि जैसे शीनो की हालत काफी खराब थी और उसके पूरे शरीर पर कारासुमा ने कब्जा कर लिया था और यहाँ हैरानी की बात ये थी कि कारासुमा खुद शीनो की बॉडी को ठीक कर रहा था। इधर जब उन सभी को लगा कि शीनो के बचने की ना के बराबर चांस है तब शीनो अचानक से उठ जाता है और तब वो सबसे पहले अपना पेट भरने की सोच लेता है। इधर हैरानी की बात ये थी कि शीनो को इतना सब कुछ हुआ था मगर उसे चुटकी भर का डर नहीं था। ये चीज कोसुके को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे एक थप्पड़ मार के सही कर देता है। इसके बाद कोसुके गुस्से में यहाँ से निकल जाता है और फिर हम साटोमी को देखते हैं जो शीनो को रिवील करता है कि कैसे उसके स्प्रिट ने आसपास बाउंड्री बना ली है, इसलिए वो चाह
खाकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। खैर इसके बाद कोसुके चर्च में पहुंच जाता है, जहाँ से काओकू दिखती है जो यहाँ पर पहले से मौजूद थी और वो शीनो के लिए प्रेयर कर रही थी। इधर कोसुके ने उसे बता दिया कि कैसे शीनो अब पहले से ठीक है और उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद कोहुकू यहाँ से जाने लगती है और तभी वो दोनों नन उसके अंदर के वरा को फील कर लेते हैं। इधर उन्होंने कोसुके को बताया कि कैसे उसे काओकू से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि उसने अपनी सोल को काफी पहले ही बेच दिया है और वो जल्दी एक मोस्टर बन जाएगी। खैर दूसरी ओर हम शीनो को देखते हैं जो काफी अकेले था और वो नहाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच कारासुमा की भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इस तरह शीनो खुद से कंट्रोल खोने लगा था और उसका शरीर आग की तरह बनने लगा। इतने में सातोमी को इस बारे में मालूम पड़ जाता है, इसलिए वो अपने स्किल के जरिए शीनो को खुद से चिपका लेता है ताकि वो उसकी लाल एनर्जी को अपने अंदर समा सके। उसके इस तरह की कोशिश करने की वजह से शीनो खुद पर काबू तो कर लेता है, मगर सातोमी की हालत काफी नाजुक हो जाती है। खैर उसके बाद हम फिर से काओकू को देखते हैं जिसकी अब काफी नाजुक हालत हो चुकी थी और अब वो सीधे अपने दोस्त के रूम पर चली जाती है। वो जब अपने दोस्त से बात करने के बाद कमरे में जाने वाली थी तभी उसकी हालत खराब होती है और वो नीचे गिर जाती है। इतने में जब उसकी दोस्त काओकू को देखने आती है तब वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और वो अपने दोस्त को ये मौत के दांत उतार देती है। इसके बाद हम सातोमी के कलीग को देखते हैं जो सातोमी से मिलने जा रहे थे, मगर वो उसे शीनो के साथ अलग तरीके से देखते हैरान होते हैं। या उन्होंने ये भी देखा कि कैसे शीनो अभी 18 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका था और ये चीज सभी को हैरान कर देती है। खैर इसी बीच हम काओकू को भी देखते हैं जो अगले दिन वॉश में आ चुकी थी, मगर उसे जब रियलाइज होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या कर दिया तब वो काफी दुखी होती है। इधर दूसरी ओर गेनपाची को काओकू की दोस्त की डेड बॉडी के बारे में खबर मिल चुकी थी और उसे आगे की जांच करनी थी। वो सातोमी के पास आ जाता है जहाँ वो उसे रिवील करता है कि कैसे दोस्त की मौत के पीछे काओकू का हाथ हो सकता है, मगर वो खुद तब से गायब थी। इधर गेनपाची ने उसे ये भी रिवील किया कि कैसे काओकू उसी विलेज में रहती है जहाँ कुछ साल पहले सातोमी मिशन के तौर पर गया था, मगर वो किसी को बचा नहीं सका। खैर इसके बाद कोबांगो की नजर शीनो की बॉडी पर जाती है और उनसे समझ आ जाता है कि अगर गेनपाची ने उसे इस तरह देख लिया तब वो काफी एक्साइटेड हो जाएगा, इसलिए वो गेनपाची को यहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो उसे शीनो से दूर रख सके। वही दूसरी ओर कोसुके चर्च में होता है जहाँ उसकी नजर काओकू पर जाती है जो यहाँ पर शीनो से मिलने आई थी। यहाँ काओकू के कपड़े पर ढेर सारे खून के धब्बे को देख के कोसुके को समझ आ गया कि काओकू के साथ कुछ हुआ है। अब इतने में काओकू ने बताया कि कैसे जब से वो शीनो से मिली है तब से वो अपने पुराने पास को याद करने लगी है जिससे वो काफी समय पहले भुला चुकी थी। इधर कोसुके को समझ आ गया कि शायद शीनो ने काओकू के बेनिफिट्स के लिए उसकी इस विश को फुलफिल कर दिया होगा। खैर इतने में हम फिर से शीनो को देखते हैं जब काओकू से मिलने की जिद करता है, मगर सातोमी उसे यहाँ से बाहर जाने से मना कर देता है क्योंकि शीनो की पावर किसी पर भी भारी पड़ सकती थी। इतने में शीनो ने बताया कि उसे इनके बजाय चर्च में जाना है ताकि वो कोसुके के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब सातोमी इस चीज के लिए मान जाता है और इधर दूसरी ओर कोसुके जब काओकू के पास जाने की कोशिश कर रहा था तब उसने देखा कि कैसे वो एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है। इतने में वहाँ पर सातोमी आ जाता है और वो काओकू से पूछने लगता है कि आखिर उसकी ख्वाहिश क्या है। इस पे काओकू को समझ आ गया कि उसका अब आखिरी पल आ चुका है, इसलिए वो सातोमी से पूछती है कि आखिर उसने उसके परिवार को क्यों नहीं बचाया था, जिसपे सातोमी ने बताया कि जब तक उन सभी को बचाने के लिए विलेज में पहुंचा था तब तक उन्हें डाकुओं ने मार दिया था। और यहाँ इतना सब सुनने के बाद काओकू के आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। खैर इतने में वहाँ पर शीनो आ जाता है जिसे अलग रूप में देख के कोसुको और कोउपू हैरान रह जाते हैं। पर यहाँ शीनो ने अपनी तलवार को बाहर निकाल के कोउपू को बताया कि कैसे वो उसे आज से आजाद करने वाला है। इसी के साथ शीनो ने यह भी बताया कि वो भले खुद को एक मॉन्स्टर की तरह समझ रही है, मगर वो उसकी नजर में एक नेक दिल और अच्छी लड़की है और हमेशा रहेगी। इसके कुछ देर बाद शीनो और कोसुकी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यहाँ कोसुको चाहता था कि वो शीनो को हमाजी के पास ले जाए ताकि वो उसकी नई रूप को देख सके, मगर यहाँ शीनो ने बताया कि कैसे वो फिलहाल के लिए आराम करना चाहता है। इतने में कोसुके उसके लिए टी लेने चले जाता है और जब वो वापस आता है तब वो शीनो को फिर से नॉर्मल रूप में देख के हैरान रह जाता है। खैर दूसरी ओर हम चर्च के एल्डर को देखते हैं जिन्हें शीनो की पावर के बारे में मालूम पड़ चुका था और वो सातोमी को अपनी मीटिंग में बुलाते हैं ताकि वो उसके जरिए शीनो को उसके पास बुला सके। असल में वो अब शीनो को एजिडस गार्डन की तरह देखने लगे थे और
और अब वो किसी भी हालात में शीनो को यहाँ बुलाना चाहते थे। वही दूसरी ओर शीनो अपने साथ हो रही पिछले कुछ दिनों की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए वो ज्यादातर आराम करने में बिजी था। यहाँ तक वो कुछ देर के लिए बाहर वॉक पर निकल जाता है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसकी कोसुके की शेडो से टक्कर हो जाएगी। जहाँ वो शेडो शीनो को रिवील करती है कि कैसे वो कोसुके का ही पार्ट है, मगर वो उसका असली भाई है और उसके साथ वाला कोसुके असल में फेक कोसुके है। इधर शेडो ने शीनो को विश्वास दिलाने के लिए बचपन का एक मोमेंट बताया जो सिर्फ उन दोनों को ही मालूम पड़ सकता था। अब इतना सब सुनने के बाद शीनो काफी हैरान होता है और इसी बीच शेडो शीनो को गले लगा लेती है और इसी के साथ वो उसकी जेब में हाथ डाल देता है और ये चीज शीनो नोटिस नहीं कर पाता। खैर उसके बाद वो शेडो यहाँ से निकल जाती है और फिर हम शीनो को देखते हैं जो थोड़ा और चलने के बाद उसके साथ वाले कोसुके से टकरा जाता है। इधर शीनो के दिल में ये बात थी कि क्या इस वाले कोसुके को बचपन वाली मूवमेंट याद होगी। इधर जब उसने ये बात कोसुके से पूछी तब उसे ये बात बता देता है और ये सुनने के बाद शीनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाता है। खैर इतना सब जानने के बाद शीनो को रियलाइज हो गया कि वो शेडो असल में उसकी फीलिंग के साथ खेलना चाहता था। अब उसके बाद वो साथ में घर पहुंच जाते हैं जहाँ उनको मालूम पड़ता है कि कैसे कुछ लोग चस्सी यहाँ आए थे ताकि वो शीनो को अपने साथ ले जा सके, मगर वो उसे यहाँ नहीं मिला इसलिए वो वापस चले गए। इधर अब शीनो और कोसुके को समझ आ गया था कि ठीक पिछली बार की तरह अगर चाचू वालों को शीनो नहीं मिलता है तब वो उनकी बहन हामाजी को किडनैप कर लेंगे। मगर यहाँ दूसरी ओर हम हामाजी को देखते हैं जो पहले से चर्च हेडक्वार्टर में लाई जा चुकी थी। अब हैरानी की बात ये थी कि हामाजी के चर्च में होने वाली बात शीनो और कोसुके को मालूम पड़ चुकी थी, इसलिए वो अगले ही पल वहाँ पहुंच जाते हैं। इधर शीनो ने देखा कि कैसे चर्च की चारों तरफ बैरियर्स लगे हुए हैं, इसलिए शीनो कारासुमा के इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़ देता है और इसी के साथ अंदर आ जाता है। इधर दूसरी ओर बैरियर के टूटने की वजह से शीनो के आने की खबर हामाजी को मालूम पड़ जाती है और यहाँ इसी के साथ उसे ये भी मालूम पड़ा कि कैसे चर्च में डेलिट नाम की डिवाइन गर्ल थी जो चर्च में घुसने वाले लोगों को सबक सिखाने का काम करती थी। वही दूसरी ओर शीनो चर्च में घुस चुका था और यहाँ उसके लिलिट से टक्कर हो जाती है और यहाँ शीनो कैसे भी करके खुद को लिलिट की कब्जे से बाहर निकालने में कामयाब होता है और उसके बाद उसी दी बसते हुए सातोमी से टकरा जाता है। अब इधर सातोमी इस बात से हैरान था कि आखिर कैसे शीनो ने खुद को लिलिट से बिना चोट खाए बचा लिया था और ये काफी बड़ी बात थी। इसके कुछ देर बाद लिलिट सातोमी के पास आती है जहाँ वो उससे ये जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने किसी बच्चे को देखा था, पर यह सातोमी इससे साफ इनकार कर देता है और उसे रिवील कर देता है कि कैसे उसने किसी भी बच्चे को नहीं देखा है। अब इस तरह लिलिट यहाँ से निकल जाती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि कैसे सातोमी ने शीनो को अपने पास छुपा के रखा हुआ था। खैर इसी के साथ शीनो अब हामाजी को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है। इस तरह अब रात का समय होता है जहाँ वो सभी लोग साथ मिलकर सोल बोल को गिन रहे थे, मगर यहाँ शीनो ने देखा कि कैसे उसने अपने दोनों बोल को खो दिए हैं। उसे अब रियलाइज होता है कि जब लास्ट टाइम शेडो ने उसे गले लगाया था तब उसी वक्त उसने उसके सोल बोल को भी चुरा लिया होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और अब तो हाई फीचर भी आ रखा है तो वो भी कर देना, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 70 कमेंट्स का एम पूरा कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।